हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और मैं आपके सामने हाजिर हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट के साथ। स्क्रीन पर ये इमेज आपको नजर आ रही है, तो आई एम प्रीटी श्योर आपने गेस कर ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब ये नाम, ये जो इमेज है, ये फेस है, इसको इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो इमेज आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये है कर्नल सोफिया कुरैशी और ये इंडियन आर्मी में पोस्टेड हैं। और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडिया की आर्मी के अंदर। क्या क्या इनके अचीवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो फेस आपको नजर आ रहा है, अचानक से इतना लाइमलाइट में आ गया है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सो ऑपरेशन सिंदूर के कंप्लीट होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद एक प्रेस रिलीज की गई थी। उस प्रेस रिलीज को एड्रेस किया था फीमेल ऑफिसर्स ने। तो उनमें से एक फीमेल ऑफिसर जो थी वो कर्नल सोफिया कुरैशी थी एंड दूसरी फीमेल ऑफिसर एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। तो बेसिकली जब ये जो प्रेस रिलीज है इसको एड्रेस किया दो फीमेल ऑफिसर्स ने, तो कहीं ना कहीं एक जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक संदेश जाता है। और दूसरा संदेश जो जाता है वो ये कि ये मुस्लिम महिला ऑफिसर हैं। सो ये भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज था इस प्रेस रिलीज के थ्रू कि इंडियंस आर फाइटिंग विद द टेररिज्म, इंडियंस आर नॉट फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहलगाम का जब अटैक हुआ था तो पहलगाम के अटैक के बाद देखा जा रहा था कि हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लग गए थे। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आए भी सामने उभर के कि किस तरह से इंडियंस आपस में ही कम्युनल इस इशू को बना रहे थे। तो इंडियन जो हमारी इंडियन आर्मी है उनको इस प्रेस रिलीज के थ्रू इंडियन आर्मी ने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि वी डू नॉट हैव टू फाइट अमंगस्ट आवरसेल्व्स। हमें आपस में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी है। इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो और जो लड़ाई है वो दुश्मन के साथ है तो उस लड़ाई को दुश्मन तक ही रखा जाए और आपस में एक स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी की बहुत ज्यादा इस टाइम पर जरूरत है। राइट, तो ये एक मैसेज आया। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विमेन का क्या रोल है इंडियन आर्मी में, उसके बारे में। उससे भी ज्यादा हम बात करने वाले हैं एक सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट की। तो ये कर्नल सोफिया कुरैशी जो हैं, इनका नाम, इनकी शक्ल आपको बेशक अब पता चल रही हो, लेकिन ये इनके बारे में पहले भी सुप्रीम कोर्ट बात कर चुका है, इनके अचीवमेंट्स को अपलोड कर चुका है। और इनके अचीवमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, इनके अलावा और भी आर्मी ऑफिसर्स हैं, फीमेल आर्मी ऑफिसर्स, उनके अचीवमेंट को ध्यान में रखते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट आया था, जिससे कि महिलाओं की जो पोजीशन थी इंडियन आर्मी में वो हमेशा के लिए बदल गई। तो क्या पोजीशन थी पहले, क्या जजमेंट था, किस चीज के बारे में था, तो वो सारी की सारी कनेक्टेड चीजें जो हैं वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंदर आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। निशा_लांबा 07 मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट है और निशा_लांबा 1511 मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर मैं सारा का सारा जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस आते हैं उनके लिंक्स शेयर करती हूँ। जो कंटेंट में शेयर करती हूँ आप लोगों के लिए, जजमेंट्स वगैरह लेकर आती हूँ, उनके पीडीएफ्स आपको मिल जाते हैं और आप लीगली अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, सो एज यू ऑलरेडी नो कि पहलगाम का टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद उसको रिटेलिएट करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुली लॉन्च किया। 9 टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर इंडिया ने अटैक किया एंड उसके बाद हमारी जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रेस रिलीज को एड्रेस किया एंड दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द एंटायर कंट्री एंड टू द वर्ल्ड। राइट, और अब जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कर्नल सोफिया कुरैशी की। उनका क्या योगदान रहा था इंडिया में, मतलब ऐसा क्या इंडियन आर्मी के अंदर था पहले और क्या चेंजेस हुए हैं उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस जजमेंट के अंदर भी कोर्ट ने डिस्कस किया था कि महिलाओं की जो पोजीशन है इंडियन आर्मी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महिलाएं इंडियन आर्मी में काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जैसे दूसरे देशों में महिलाओं को भी इंडियन आर्मी के अंदर रिकॉग्नाइज, मतलब उनकी आर्मी के अंदर पर्टिकुलर कंट्रीज की जो रिस्पेक्टिव आर्मीज हैं उसके अंदर उनकी पोजीशंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसी तरह से इंडिया में भी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, जो कि उतना अच्छे से नहीं किया जा रहा था और उसी को लेकर जजमेंट था। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना आपको एक बैकग्राउंड दूंगी। तो बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली क्या हो रहा था कि इंडिया में जब भी ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं तो ऑफिसर्स दो तरह से रिक्रूट होते हैं, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, दो तरह से होते हैं। मतलब या तो आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आते हैं या फिर आप परमानेंट कमीशन के लिए आते हैं। ठीक है, तो परमानेंट कमीशन के जो ट्रेनिंग होती है वो एनडीए वगैरह की होती है। ठीक है, एंड शॉर्ट सर्विस की जो ट्रेनिंग होती है वो ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में होती है। और शॉर्ट सर्विस की जो सर्विस होती है, नाम से ही पता चल रहा है शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो इसमें सर्विस पूरे सिर्फ 10 साल की होती है।
10 साल के लिए आप सर्व करते हैं और आप फिर रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो 10 साल है इसको आप एक्सटेंड करवा सकते हो, इसको आप 4 साल और बढ़वा सकते हो। तो मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए आप सर्व करते हैं और उसके बाद आपकी सर्विस खत्म हो जाती है। लेकिन इनके पास एक ऑप्शन और रहता है, ये ऑप्शन है कि आपकी अगर 14 साल की सर्विस हो गई है या 10 साल की भी सर्विस हो गई, मतलब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद अपनी सर्विस को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, मतलब परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं। मतलब बस आपको परमानेंट कमीशन की एलिजिबिलिटी को मीट करना होगा। अगर आप अपनी सर्विस कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हुए परमानेंट कमीशन में पोस्ट होना चाहते हैं, तो यू कैन कंटिन्यू सर्विस, आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको एलिजिबिलिटी मीट करनी पड़ेगी परमानेंट कमीशन की। अगर आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर देते हैं तो फिर आप परमानेंट कमीशन के तहत पूरा फुल जो आपका रिटायरमेंट तक का जो टर्म होता है उतना सर्व कर सकते हैं। और सबसे इसके अंदर एक और बेनिफिट क्या होता है, जो आर्मी में पेंशन के बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो पेंशन के बेनिफिट्स किनको मिलेंगे? उन लोगों को जो 20 साल के लिए सर्व कर रहे हैं। जिन्होंने 20 साल से कम सर्व किया उनको पेंशन के बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो महिलाएं आर्मी में रिक्रूट होती थी, फीमेल ऑफिसर्स, वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए थी, परमानेंट कमीशन के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थी। तो परमानेंट कमीशन में सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफिसर्स जाते थे। अब इस वजह से हो क्या रहा था कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं वो सिर्फ 14 साल मैक्सिमम सर्व कर सकती थी और उसके बियॉन्ड उनकी सर्विस खत्म हो जाती थी। अब उनकी सर्विस खत्म तो उनको पेंशन के बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि आप अगर 14 साल सर्व कर रहे हो तो आप एक रैंक तक जाओगे, ठीक है, मैक्सिमम आप मेजर कर्नल, आप इस रैंक तक चले गए। उसके बियॉन्ड आप जो भी आप सीनियर ऑफिसर्स देखेंगे उसमें आपको एक भी फीमेल ऑफिसर नहीं नजर आएगी। उसका कारण ही ये है क्योंकि फीमेल्स परमानेंट कमीशन में कभी भी रिक्रूट ही नहीं हुई और ना उनको परमानेंट कमीशन के लिए आगे प्रमोट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अलाउड ही नहीं था, लॉ ही नहीं था। तो इसके खिलाफ जो ऑफिसर्स हैं वो पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट में साल 2003 के अंदर। तो जब वो 2003 में दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंची तो उसमें उन्होंने इसके लिए बोला कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, मतलब उनकी दरखास्त यही थी दिल्ली हाईकोर्ट के सामने कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है ओपनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। जब वही काम जो कि एक मेल ऑफिसर कर रहा है और वही काम हम कर रहे हैं तो फिर हम लोगों को परमानेंट कमीशन में क्यों नहीं डाला जा रहा है? तो उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाया। अब हुआ क्या, जब ये चल रहा था केस दिल्ली हाईकोर्ट में साल 2008 के अंदर, 2008 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि फीमेल्स को भी परमानेंट कमीशन में रखा जाएगा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो जैग है वो और एक एजुकेशन, वो दोनों डिपार्टमेंट्स को रखा। उसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए ये परमानेंट कमीशन फीमेल्स के लिए स्टिल जो दरवाजे थे वो बंद रहे। उसके बाद साल 2010 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जो भी महिलाएं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू रिक्रूट होती हैं उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए, बशर्ते वो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको मीट कर सकें। तो जब दिल्ली हाईकोर्ट का ये जजमेंट आया तो इसके खिलाफ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, अपील चली गई इस फैसले की। यहाँ पर महिलाएं जीत गई लेकिन उनकी जीत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज की गई। जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के ऊपर स्टे नहीं लगा रहे हैं, दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट ऑपरेटिव रहेगी, यानी कि ये जो भी महिलाएं रिक्रूट की जा रही हैं थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए प्रोवाइडेड दे मीट द स्टैंडर्ड्स। तो अब उसके बाद लेकिन फिर भी वो रिक्रूट हुई नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मैटर पेंडिंग था, अब ये इतने लंबे टाइम तक मैटर पेंडिंग था, इसमें जजमेंट आया साल 2020 में। इन द मीन टाइम सरकार ने क्या किया, मोदी गवर्नमेंट ने साल 2018 के अंदर एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। उन्होंने बोला कि हम जो महिलाएं हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर कर लेंगे और बस शर्त यह है उनकी कि ना तो उनको कमांड पोस्ट मिलेंगी, मतलब वो स्टाफ का पार्ट रह सकती हैं, स्टाफ में परमानेंट कमीशन में वो रहेंगी लेकिन वो कमांड पोस्ट पे नहीं जाएंगी, प्लस उनको कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो कॉम्बैट रोल्स क्या होते हैं? कॉम्बैट रोल्स होते हैं जो आपके ग्राउंड में, मतलब जो ग्राउंड रियलिटी होती है, मतलब जो आपको डायरेक्टली आर्टिलरी वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं जहां पर एक्चुअल में फाइट करना पड़ता है, तो वहां पर जहां वो पर्टिकुलर एरियाज हैं उनमें हम महिलाओं को कॉम्बैट रोल नहीं देंगे। उसका एक रीजन भी है कि अगर महिला जो है वो बॉर्डर पे लड़ाई कर रही है, उसको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर ले लिया, तो इंडिया नहीं चाहता है कि उनकी महिलाओं को प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह दूसरा देश
कभी भी उनको कैद करे। एंड वी नो द इम्प्लीकेशंस की क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। जितना एक मेल ऑफिसर को या एक मेल जवान को आई एम सॉरी, जितना एक मेल ऑफिसर को हरास किया जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, उससे कहीं 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 ज्यादा एक फीमेल ऑफिसर को टॉर्चर किया जा सकता है। एंड एज अ पॉलिसी डिसीजन जो फीमेल ऑफिसर्स हैं उनको कॉम्बैट रोल्स के लिए नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो ये एक सरकार ने फैसला दिया। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये जो फैसला है, जो ये प्रपोजल आया, ये प्रपोजल उन्होंने कहा कि ये हमारा जो है वो प्रोस्पेक्टिव रहेगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब कि ये फ्यूचर डेट से लागू होगा, जो महिलाएं ऑलरेडी रिक्रूट हो चुकी हैं उनके लिए ये लागू नहीं होगा। तो अब जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है उनके खिलाफ तो जस्टिस नहीं हुआ, तो ये केस कंटिन्यू रहा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2020 में जजमेंट आया ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को सराहा, उन्होंने अपलॉड किया कि हाँ, ये सरकार का फैसला काफी अच्छा है। लेकिन इस फैसले में कुछ प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि आप ये नहीं कह सकते कि जो फीमेल्स हैं उनको कमांड पोस्ट नहीं दी जाएंगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप एक फीमेल हैं इस वजह से हम आपको कमांडिंग पोस्ट नहीं देंगे, आप सिर्फ स्टाफ का पार्ट रहेंगी, ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्योंकि वो उसके लिए जो आर्ग्यूमेंट सरकार ने दी थी वो आर्ग्यूमेंट सभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। उनके आर्ग्यूमेंट ये थी, एक तो सबसे पहले उनकी आर्ग्यूमेंट थी कि जो स्टाफ है वो फीमेल्स को कमांडिंग पोस्ट पर नहीं देख सकता, क्योंकि आर्मी का कल्चर बहुत डिफरेंट है एंड वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे फीमेल्स की अगर वो कमांडिंग पोस्ट पे रहती हैं। दूसरा, जो फीमेल्स हैं वो अपनी जो घरेलू ड्यूटीज हैं उनके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, मतलब प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, उसके बाद बच्चों को अपब्रिंगिंग करने का जो उनकी जिम्मेदारी है, तो वो उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। इस वजह से फीमेल्स को कमांडिंग पोस्ट पे रखना ठीक नहीं है। तो ये रीजंस देकर उन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, उसके अलावा उनका कहना था कि फीमेल्स जो हैं उतनी स्ट्रांग नहीं हैं जितने मेल्स होते हैं। तो ये सभी रीजंस को कंसिडर करते हुए सरकार ने ये आर्ग्यूमेंट्स रखी थी कोर्ट के सामने, बट कोर्ट ने सभी आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई फीमेल है, चाहे वो कोई भी आर्मी का ऑफिसर है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर वो वहां पे पहुंचे हैं तो उनके अंदर एलिजिबिलिटी और कैपेसिटी है और वो नेशन को सर्व कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी है नेशन को सर्व करना। और दूसरी चीज, कोर्ट ने कहा कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट इस पितृसत्तात्मक एक नोशन पर बेस्ड है, पेट्रियार्की पर बेस्ड है। क्या कि एक जो फैमिली है उस फैमिली को सपोर्ट करने का जो रोल है, फैमिली को आगे बढ़ाने का रोल है, वो सिर्फ एक महिला का है। क्या एक मेल ऑफिसर की फैमिली नहीं होती है? फैमिली तो मेल ऑफिसर की भी होती है, बट क्या वो अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं? जो एक मेल अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सकता है, तो एक फीमेल भी तो अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सकती है फैमिली को कंटिन्यू करते हुए। तो ये जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, सेक्स स्टीरियोटाइप है, जो पेट्रियार्कल नोशंस हैं, उनकी वजह से जो फीमेल्स के कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स हैं उनको नहीं छीना जा सकता है। और आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कमांडिंग पोजीशन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मेल ऑफिसर्स होंगे और वहां पर फीमेल ऑफिसर्स को कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो एज अ जनरल रूल आप ये ब्लैंकेट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। केस टू केस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। अगर लगता है कि कोई फीमेल ऑफिसर वर्दी है, उनके अंदर है इतनी कैपेसिटी कि वो कमांडिंग पोस्ट को अच्छे से होल्ड कर सकती हैं, तो फिर उनको वो पोस्ट दी जानी चाहिए। और अगर लगता है कि, और वही सेम चीज किसी मेल ऑफिसर के लिए भी कही जा सकती है कि अगर कोई मेल ऑफिसर वर्दी है तो उनको वो पोस्ट मिलनी चाहिए, अगर वो वर्दी नहीं है तो उनको वो पोस्ट नहीं मिलनी चाहिए। तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन उनकी मेरिट के ऊपर हो सकता है, लेकिन उनके जेंडर के बेसिस पर इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं आता है। तो इस वजह से ये आप मना नहीं कर सकते हैं उनको, राइट। तो सबसे पहली चीज जो सरकार की बोली गई कि कमांडिंग पोस्ट पे नहीं आएंगे, उसको कोर्ट ने ओवर रूल किया। एंड दूसरी चीज जो कोर्ट ने कही कि आपने इस फैसले को, जो आपने बोला कि हाँ परमानेंट कमीशन महिलाओं को मिल जाएगी, लेकिन आपने उसको प्रोस्पेक्टिव बना दिया। अब जो ऑलरेडी सर्व कर रही हैं उनका क्या? तो उनके लिए भी कोर्ट ने कहा कि किसी के 14 साल कंप्लीट हुए हो या ना हुए हो, आपको उनको परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर करना है। और ये जो आपने एक प्रपोजल निकाला है ये उन महिलाओं के लिए आप उसको रखेंगे, राइट। क्योंकि परमानेंट कमीशन ऐसा नहीं है ना कि हाँ कोर्ट ने कह दिया परमानेंट कमीशन दे दो तो दे दिया। उसके लिए उनको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। अगर वो डिजर्विंग है तो वो उनको मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो अगर कोई महिला जिसने 14 साल सर्व कर लिया है आर्मी के अंदर, और अगर वो भी डिजर्विंग है, वो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर पा रही है, तो व्हाई नॉट कंसिडर देम एज वेल। तो ये सब कंसिडर करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिलाएं भी इंडियन आर्मी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कोर्ट ने इस केस में डिस्कस किया कि इसमें बहुत सारी महिलाओं के जो कंट्रीब्यूशन था उसको डिस्कस किया था, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का भी कंट्रीब्यूशन डिस्कस किया गया था। कर्नल सोफिया कुरैशी पहली महिला हैं आर्मी की जिन्होंने मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज
को, जो कि जिसका नाम है एक्सरसाइज फोर्स 18, लार्जेस्ट फॉरेन मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया ने होस्ट की थी, उसमें कंटिजेंट हेड थी ये, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कॉन्गो के अंदर भी सर्व किया है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन के तहत, और उसमें इनका काम था सीज फायर को मॉनिटर करना। तो वहां पर जो भी वो कंट्रीज थी उसमें ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज वगैरह के अंदर भी इनका बड़ा योगदान था। तो इनका योगदान जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया था। इनके अलावा और भी फीमेल ऑफिसर्स के योगदान जो है उनको रिकॉग्नाइज किया, और कोर्ट ने कहा कि हमारे पास हैं ऐसी फीमेल ऑफिसर्स जो इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जब हमारे पास इस तरह की फीमेल ऑफिसर्स एग्जिस्ट करती हैं तो क्यों हम फीमेल ऑफिसर्स के अगेंस्ट इस तरह का बायस लेकर चल रहे हैं, जेंडर बायस के बेसिस पर उनको अपॉर्चुनिटी देने से मना कर रहे हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, अगर उनके अंदर मेरिट है तो वो आगे कंटिन्यू करेंगी और कमांडिंग पोस्ट भी वो होल्ड करेंगी। हैविंग सेड दैट, मतलब ये एक बहुत बड़ा जजमेंट था जिसकी वजह से महिलाओं की जो सिचुएशन है वो चेंज जरूर हुई। जजमेंट का नाम क्या है? द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स, 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, 2 जजेस बेंच का जजमेंट था ये। इसमें हमारे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी एक बेंच का पार्ट थे, और उसमें ये सब डिस्कस करते हुए फाइनली महिलाओं को भी परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल माना गया, राइट। और इससे उनको भी बेनिफिट मिला। अब तो वो भी जो हायर रैंक्स हैं आर्मी की उसमें वहां तक पहुंच सकती हैं और उनको भी पेंशन के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और कोर्ट ने इस केस में कहा कि आपकी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आर्ग्यूमेंट्स ना सिर्फ एक महिला की डिग्निटी के ऊपर सवाल उठाती हैं, बल्कि वो आर्ग्यूमेंट्स आर्मी की डिग्निटी के ऊपर भी सवाल उठाती हैं, राइट। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स को तो कंप्लीटली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, राइट। और उसके बेसिस पर ये जजमेंट दिया गया था। और कॉम्बैट रोल्स के लिए कोर्ट ने सिंपली ये बोल दिया था कि हाँ, वो एक पॉलिसी डिसीजन है सरकार का। अगर सरकार को लगता है कि फीमेल्स को कॉम्बैट रोल्स में होना चाहिए तो वो हो सकती हैं, अदरवाइज उनको कॉम्बैट रोल्स के लिए हम पुश नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोर्ट ने कॉम्बैट रोल्स के लिए नहीं किया था, लेकिन नॉन कॉम्बैट रोल्स जैसे कि एजुकेशन हो गया, मेडिकल फील्ड हो गई, इंटेलिजेंस हो गया, आप इंजीनियरिंग, और उसके अलावा जैग जुडिशरी विंग जो होता है वो, तो इस तरह की जो सर्विस हो गई। तो ये जैसे ये सिग्नल कॉर्प्स की ऑफिसर हैं सोफिया कुरैशी, तो ये सारी की सारी जो विंग्स हैं इनमें अभी भी फीमेल्स को परमानेंट कमीशन के लिए कंसिडर किया जाता है, बट कॉम्बैट रोल्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। कॉम्बैट रोल्स में भी आपको देखने को मिलेगा कुछ फीमेल ऑफिसर्स दिखेंगे, बट उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। अभी कॉम्बैट रोल्स के लिए जो बराबरी है वो नहीं आई है, लेकिन एटलीस्ट ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था जिसमें कि फीमेल्स को बाकी रोल्स के लिए तो एटलीस्ट कंसिडर किया जा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि जो फीमेल्स कमांडिंग पोस्ट पे जाती भी हैं या कमांडिंग पोजीशन पे रहती भी हैं, उनको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ या उनको उतना ज़्यादा अथॉरिटी के साथ अभी भी जो मेल स्टाफ है वो नहीं देखता है। उनको कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ रही है, तो वो है, दैट इज देयर, बट वो धीरे धीरे चेंज हुआ क्योंकि आर्मी का कल्चर में एकदम से शिफ्ट आया था। ये ट्रांजिशनल फेज है, फीमेल ऑफिसर्स आर गोइंग थ्रू समथिंग। जो ये ट्रांजिशनल फेज होता है उसके अंदर जो मेल स्टाफ है उसको भी एक्सेप्टेंस में टाइम लगेगा, एंड फीमेल्स को भी धीरे धीरे अपने रोल्स के अंदर अडेप्ट होने में टाइम लगेगा। बट दिस वॉज अ मेजर स्टेप इन प्रोग्रेस फॉर फीमेल्स। तो इसका सबसे बड़ा जो इसका इम्प्लीकेशन है वो ये कि नाउ दे विल बी एबल टू हैव द कमांडिंग पोजीशन एंड दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ द पेंशन। तो ये बेनिफिट उनको मिल जाएगा, एंड मे बी फ्यूचर में कॉम्बैट रोल्स के लिए भी उनको इन द रियल सेंस कंसिडर किया जा सके, बट अगेन दैट इज द डिसीजन फॉर गवर्नमेंट टू टेक। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन खरीद कर आप हर स्टेट की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपकी सभी स्टेट्स की तैयारी हो जाएगी। आपके जो भी स्टेट्स हैं उसमें रिस्पेक्टिव स्टेट्स के आपके स्पेशल लॉज आएंगे, लोकल लॉज आएंगे, तो वो आपके सब कुछ यहाँ पे कवर कराया जाएगा। जो कॉमन एरिया है वो तो कवर एनीवे करवाया जाता है, बट स्पेशल और लोकल लॉज पे भी पूरा फोकस रहता है। आपका लैंग्वेज का कंप्लीट पोर्शन कराया जाता है, आपका जीके का पोर्शन भी कराया जाता है। सो बेसिकली आपका एग्जाम में आने वाला कंप्लीट पोर्शन आपका यहाँ पे कवर कराया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बता दूं कि एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने सब्सक्रिप्शन खरीदा और आपको एक ही बैच का एक्सेस मिलेगा। आप हर बैच का एक्सेस ले सकते हैं। आपके आने के बाद जो भी बैचेस लॉन्च होंगे, आपके आने से पहले जो भी बैचेस लॉन्च हुए थे, वट एवर बैचेस द अनअकैडमी हैज, उन सब का एक्सेस आपको मिलता है। और अभी बहुत अच्छा टाइम है आपको एक्सेस लेने का, सब्सक्रिप्शन खरीदने का, क्योंकि अभी आपको ये कोर्स जो है सिर्फ 28,500 में मिलेगा, वो भी पूरे 2 साल के लिए। लोएस्ट प्राइस है सो फार, इससे कम कभी प्राइस हुआ नहीं है, एंड अपेरेंटली आगे भी नहीं होगा।
तो अगर आप इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड टाइम। आपको ये भी बता दूं कि अगर आप इसी सब्सक्रिप्शन को 3 साल के लिए लेना चाहेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन आपका हो जाएगा 34,999 का। आइकॉनिक में आपको एडिशनल बुक्स एंड नोट्स वगैरह मिलते हैं, तो इस वजह से 2 साल का सब्सक्रिप्शन उनका है आपका 36,499 का, एंड 3 साल का है आपका 42,999 का। इसके साथ साथ एक एडेड एश्योरेंस है आपके लिए। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और वो 3 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर देता है, चांसेस आर वेरी लेस बट नेवरदलेस अगर वो ऐसा करते हैं तो उस केस में आपको अश्योर कर रहे हैं हम कि आप अगर इनएलिजिबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, आपका मान लो 3 साल पूरे नहीं हुए हैं तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड कराना चाहेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन 3 साल बढ़ जाएगा। तो 2 साल का आपने खरीदा या 3 साल का आपने खरीदा तो 2+3 या फिर 3+3 आपके लिए हो जाएगा, राइट। और नेक्स्ट चीज जो है वो ये कि अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आपको मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा निशा लांबा। बिना रेफरल कोड के आपको ये फायदा नहीं मिलेगा, मतलब ये कोर्स आपको इतने का नहीं मिलेगा। ये कोर्स आपको इतने प्राइस में तभी मिलेगा जब आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे। इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो इस कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। आइकॉनिक प्रो भी एक सब्सक्रिप्शन है जो कि न्यूली लॉन्च की गई है। प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स दोनों मिलते हैं इसमें, प्लस इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिलते हैं जैसे अनलिमिटेड करियर गाइडेंस, 1-on-1 मेंटोरशिप, आपके स्पेशल सेशंस भी होते हैं इसमें जैसे डाउट सॉल्विंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, आंसर राइटिंग वगैरह को लेकर। तो इसमें आपको थोड़ा सा एडिशनली एक तरह से आपकी हैंड होल्डिंग की जाती है। और अगर आपको यही सब चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है, वो है जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। इसको JST हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो आप ये टेस्ट अटेंड कर सकते हैं कब? 11 मई को। 11 मई को यानी परसों 12 बजे अनअकैडमी जुडिशरी के ऐप पर ये टेस्ट होगा और उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, यानी 1.5 घंटे का टेस्ट है जिसमें 120 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जुडिशरी के कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस से ये सवाल आएंगे और इसके अंदर जो टॉप 3 रैंक्स हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ ही आपको कैश प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। अब आपको ये टेस्ट देना कैसे है? आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके आपको ये टेस्ट अटेंड करना है, रिजल्ट का वेट करना है। रिजल्ट आएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको इसके रिवॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। अगर अनिल खन्ना सर का आप बैच अटेंड करना चाहते हैं, ऑफलाइन बैच भी ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जुलाई में होगा और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। That's all for today guys. See you all in the next video.